नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत माचरा आप सभी का डैफोडिल कोचिंग के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सिंधु सभ्यता टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो सिंधु सभ्यता टॉपिक है आज पूर्ण हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता रहेगा। अब से पहले हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में बात की। आज हम सिंधु सभ्यता के लोगों की धातु कला के ज्ञान, उनकी शिल्प कला के ज्ञान, इसके अलावा सिंधु सभ्यता की मोहर, सिंधु सभ्यता की लिपि, उनका नगर निर्माण और इसके अलावा हम सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सिंधु सभ्यता है इसमें धातु के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, जस्ता आदि धातुओं से वो लोग क्या थे, परिचित थे। सबसे पहले आपको यहां से ये याद रखना है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हमने जब कालीबंगा स्थल के बारे में चर्चा की तो उस समय आपको ये भी बताया कि हमारी जो सिंधु सभ्यता है वो कांस्य युगीन है और जो कालीबंगा जो स्थल है वो हमारा ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है। तो सबसे पहले आपको इसमें यही बात याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता हमारी क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरा, सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, जस्ता आदि धातुओं से परिचित थे। अगर पूछे सिंधु सभ्यता में सबसे पहले चांदी का प्रमाण कहां से मिला तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा जो हड़प्पा नामक जो हमारा स्थल है वहां से भी हमें चांदी का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो आपको यहां पर याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे इस लोहा धातु से क्या थे, अपरिचित थे। यानी आपके जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनको भी लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। हमारे भारत में इस लोहा धातु का जो प्रयोग है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका यानी लोहा धातु का प्रयोग हुआ और उस समय जो महाजनपद युग की शुरुआत होती है उस महाजनपद युग की शुरुआत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो धातु रही वो आपकी लोहा धातु रही थी। तो धातु के बारे में आपको दो बातें या तीसरी बात यूं कह लो चांदी के बारे में याद रखना है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। चांदी का जो प्राचीनतम प्रमाण है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी चांदी के 2 मुकुट वहां से प्राप्त हुए हमें। इसके अलावा लोहा धातु से क्या है, यहाँ के जो लोग थे लोहा धातु से क्या थे, अपरिचित थे। चांदी का प्रमाण हड़प्पा से भी मिला है, परंतु चांदी का जो सबसे पहले प्रमाण है संपूर्ण सिंधु सभ्यता में वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था और वहां से हमने मोहनजोदड़ो की जो मोहरें थी उसके बारे में बात की कि चांदी की वहां से मोहरें प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम शिल्प कला के बारे में बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोगों की शिल्प कला के बारे में बात करें तो शिल्प कला में आपको मर्दभांड के बारे में 2 बातें याद रखनी है। शिल्प कला में मर्दभांड, तो मर्दभांड जो थे वो कुंभकार के चाक पर उनका निर्माण होता था और कुंभकार के जो 6 भट्टे हैं, कुंभकार के 6 भट्टे हैं वो हमें मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो स्थल से कुंभकार के 6 भट्टे प्राप्त हमें हुए हैं। आपको एक बात यहां पर और याद रखनी है कि शिल्प कला में जो हम मर्दभांड की बात कर रहे हैं तो सिंधु सभ्यता के जो मर्दभांड थे उनका रंग कैसा था। तो मर्दभांड थे वो काले व लाल रंग के थे, काले व लाल रंग के यहाँ के मर्दभांड थे। इसके अलावा हम शिल्प कला में बात करें तो मरण मूर्तियां, जैसे हमें बहुत से स्थलों से मरण मूर्ति मिली है और कुछ स्थलों से हमें मरण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। जैसे आपका कालीबंगा स्थल है, कालीबंगा से हमें मातर देवी की कोई मूर्ति, कोई मोहर कुछ प्राप्त नहीं हुई।
तो आपको वो चीजें वहां से याद रखनी है। मरण मूर्तियां है वो सिंधु सभ्यता में उनका निर्माण होता था। किस स्थल से हमें कौन सी मरण मूर्ति मिली है और किस स्थल से हमें मरण मूर्ति का प्रमाण नहीं मिलता। तो शिल्पकला में आपको मर्दभांड और मरण मूर्ति यानी मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के बारे में आपको याद रखना है। आगे हम बात करें सिंधु सभ्यता में मोहर की। सिंधु सभ्यता में मोहर, तो सिंधु सभ्यता में हमें जो मोहरें मिली है वो सेल खड़ी मिट्टी से निर्मित थी। सेल खड़ी मिट्टी से मोहरों का निर्माण किया जाता था। जैसे कल हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता की जो मोहर है मेसोपोटामिया के सुसा और निपुर और तेल अमराल जैसे नगरों से हमें मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की मोहर प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी मिट्टी से निर्मित थी। सिंधु सभ्यता में हमें चार प्रकार की मोहरें प्राप्त होती है। चार प्रकार की कौन सी थी? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार। ये चार प्रकार की हमें मोहरें प्राप्त हुई है। अगर पूछे सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किस प्रकार की मिली है, तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो वर्गाकार प्रकार की प्राप्त हुई है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर अंकन किसका मिलता है? यहां से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है और भविष्य में भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर एक सरंगी पशु का अंकन सर्वाधिक मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर एक सरंगी पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के दो स्थल, एक तो लोथल और दूसरा देसलपुर, यहां से हमें तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई है। लोथल व देसलपुर, यहां से हमें सिंधु सभ्यता में तांबे की मोहर भी प्राप्त हुई है। मोहर के बारे में हमने उससे पहले बात की कि मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति महादेव की एक मोहर प्राप्त हुई है जिसके बाईं ओर भैंसा व गेंडा, दाईं ओर हाथी और बाघ, सामने हिरण का चित्र मिलता है। पिछले वीडियो में भी हमने उसके बारे में बात की। तो सिंधु सभ्यता की जो मोहर है सेल खड़ी मिट्टी से निर्मित थी। चार प्रकार की मोहरें हमें प्राप्त होती है, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार। सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार की थी। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? तो एक सरंगी पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है। और लोथल व देसलपुर जो स्थल है वहां से हमें सिंधु सभ्यता में तांबे की मोहर भी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा हम बात करें सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। सिंधु सभ्यता की लिपि, तो हमारी जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। किस प्रकार की है? सिंधु सभ्यता की लिपि है वो क्या है? भाव चित्रात्मक है। यानी जो भी चीजें हैं उनको कुछ ऐसे भाव से दर्शाया गया है। इस प्रकार के कुछ चित्र बनाकर हर चीज को दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें 250 से 400 तक चित्राक्षर मिलते हैं। 250 से 400 तक चित्राक्षर मिलते हैं। और जो 64 है वो यहां के मूल चिन्ह है जिनका बार बार क्या है? प्रयोग किया गया है।
इसके अलावा सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक लिपि, इस भाव चित्रात्मक लिपि को बीबी लाल, इस बीबी लाल ने इसे बुस्टोफेदम या ओवरलैपिंग लिपि के नाम से संबोधित किया है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, यानी जो भी चीज है उसे चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। 250 से 400 तक चित्राक्षर मिलते हैं, 64 मूल चिन्ह है, और बीबी लाल ने इसे बुस्टोफेदम या ओवरलैपिंग लिपि के नाम से संबोधित किया है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें जो 250 से 400 चित्राक्षर है, इसमें सर्वाधिक चित्र किसके मिलते हैं, सर्वाधिक चित्र किसके मिलते हैं या सर्वाधिक अंकन किसका है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि पर सर्वाधिक मछली का अंकन मिलता है, सर्वाधिक मछली का अंकन मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है अब तक पढ़ी नहीं गई है। हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता एक आधे ऐतिहासिक काल की घटना है, जिसके हमें जो साक्ष्य है वो पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु हम लिखित साक्ष्यों के बारे में पूर्णतः पढ़ नहीं सके या लिखित साक्ष्यों का हमें पूर्णतः ज्ञान अब तक नहीं हो सका। तो दोस्तों, जब तक विद्वानों को इनका लिखित साक्ष्यों का ज्ञान होता है तब तक आप अच्छे से तैयारी कर नौकरी लग जाओ, वरना आपका जो सिंधु सभ्यता का इतिहास है और बड़ा होने वाला है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप उससे पहले क्या है, उस लिपि को पढ़ने से पहले आप अच्छे से पढ़ो, ताकि क्या है नौकरी जल्दी लगो और आपको और ज्यादा इतिहास पढ़ने की जरूरत न पड़े। क्योंकि इतिहास एक ऐसा नीरस सब्जेक्ट है कि उसको पढ़ते समय क्या है बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से आपका जो इतिहास सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे अपील है कि आप क्या है कि जब तक सिंधु सभ्यता की लिपि का विद्वान ज्ञान करते हैं तब तक आप क्या है इतिहास का ज्ञान करके और एक अच्छे पद पर स्थापित हो जाओ। इसके अलावा हम बात करें भाव चित्रात्मक इस लिपि को पढ़ने की, तो सबसे पहले एक व्यक्ति था वेडेन नाम का। इस वेडेन ने सिंधु सभ्यता की इस भाव चित्रात्मक लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया, परंतु वो पढ़ने में क्या रहा, असफल रहा। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास वेडेन ने किया, परंतु वो सिंधु सभ्यता की इस लिपि को पढ़ नहीं सका। एक इस भाव चित्रात्मक लिपि को तमिल भाषा से जोड़कर पढ़ने का जो प्रयास है वो एक विद्वान था रेवरेंड हेरास नाम का, रेवरेंड हेरास। इस रेवरेंड हेरास ने तमिल भाषा से जोड़कर सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, परंतु इसके अनुसार तो इसने सिंधु लिपि को पढ़ लिया, परंतु यह भी आपकी सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में असफल रहा। तो सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में हम बात करें तो यह याद रखना है आपको कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को बीबी लाल ने बुस्टोफेदम या ओवरलैपिंग लिपि नाम दिया है। सर्वाधिक जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उस पर मछली का चित्रांकन मिलता है। वेडेन ने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया परंतु असफल रहा, और तमिल भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास रेवरेंड हेरास ने किया, वो भी क्या है, असफल रहा। इसके अलावा दोस्तों हम सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का नगर निर्माण, तो यहां से आपको एक दो बातें याद रखनी है। एक तो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत में सबसे पहले नगरों का जो उदय है, नगरों की जो शुरुआत है सिंधु सभ्यता के समय ही हुई। तो आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी?
तो सिंधु सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी सुनियोजित नगरों का निर्माण, सुनियोजित नगरों का निर्माण। और दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। यानी अगर पूछे सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था तो सुनियोजित नगरों का निर्माण सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और पूछे दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता तो जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान में दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे भारत के लगभग जो नगर है इससे बसे हुए हैं कि अगर थोड़ी सी बरसात आ जाए तो जो नगर है उनकी जो गलियां हैं वो पानी से लबालब हो जाती है। परंतु सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे वो समकोण पर बसे हुए थे। नगर में उत्तर से दक्षिण सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें गुजरती थी। उससे पहले हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता में जो नगर है उनके जो भवन है उनके मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। एकमात्र लोथल से ऐसा भवन मिला था जिसका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था। इसके अलावा हमने सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली के बारे में बात की कि सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली है उसका एकमात्र कालीबंगा ही ऐसा स्थल है, वहां से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। वहां से भी लकड़ी की जल निकास नालियां मिली है, परंतु जल निकास प्रणाली का जो अभाव है वो हमारी कालीबंगा में ही प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के अन्य जो नगर थे वहां पर अच्छी जल निकास प्रणाली थी, यानी घरों का जो जल था वो छोटी छोटी नालियों के माध्यम से बड़ी नालियों में पहुंचता था और उन बड़ी नालियों से फिर उसे शहर से बाहर सोखते हुए गड्ढों में पहुंचाया जाता था। वर्तमान में आप जहां पर भी रह रहे हो आपके सामने जब भी बरसात होती है, और कुछ शहर तो ऐसे है अगर शहर के सारे लोग अगर नहाने का मन बना लेते हैं और सारे लोग एक दिन में नहाते हैं तो यानी वो शहर है उसकी गलियां कहीं कहीं पर लबालब हो जाती है। तो सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी सुनियोजित नगरों का निर्माण और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सुनियोजित जल निकास प्रणाली। अभाव कहां से मिला जल निकास प्रणाली का? तो कालीबंगा से मिला। जैसे हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता की मोहरों के बारे में बात की तो सिंधु सभ्यता की अब तक 2000 जो मोहर है वो खोजी जा चुकी है और सर्वाधिक जो मोहरें हैं हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई जो हमने सिंधु सभ्यता के स्थल थे उसमें पढ़ रखा है। वैसे ही हमने नगर निर्माण में यानी जल निकास प्रणाली के बारे में भी पढ़ा कालीबंगा में कि कालीबंगा ही वो स्थल है जहां से जल निकास प्रणाली का क्या मिलता है? अभाव मिलता है। सिंधु सभ्यता का अंतिम जो हमारी चर्चा है वो सिंधु सभ्यता के पतन पर रहेगी। आप दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन की। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। हम 4-5 जो मत है उनके बारे में यहां पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में पतन के कारणों में। तो एक विद्वान था आपका जॉन मार्शल जिसने आपकी इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था और इसी जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है सबसे पहले 1931 में किया। और इसने काल निर्धारण के अलावा सिंधु सभ्यता के बहुत से स्थलों के बारे में आपको इस जॉन मार्शल को अच्छे से याद रखना है या जॉन मार्शल के द्वारा जो भी कार्य किए गए उन कार्यों को अलग से निकालना है। जैसे हमारी जो पशुपति महादेव की मूर्ति उसे जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा। मातर देवी की जो मूर्ति थी उसे पृथ्वी देवी कहा। तो उस प्रकार से आपको इसे जॉन मार्शल है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है या विस्तार से आपको अध्ययन करना है।
जॉन मार्शल ने सबसे पहले बताया कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो प्रशासनिक कारणों से होता है। क्या होता है? प्रशासनिक कारणों से होता है। अगर दोस्तों आपने कभी मोहनजोदड़ो फिल्म देखी है तो उस मोहनजोदड़ो फिल्म में अगर आपने उस फिल्म को पूर्ण देखा है तो आपको सिंधु सभ्यता के पतन में जॉन मार्शल के द्वारा जो बताया गया प्रशासनिक कारण है वो भी कहीं से कहीं आपको नजर आएगा। तो जो चीजें हमारे लिए बनाई जाती है, जैसे कुछ फिल्में होती है जो हमारे ज्ञान के लिए बनाई जाती है, परंतु हम उसको अदर वे में ले जाते हैं। आपके लिए जो भी चीजें यानी यहां पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपके ज्ञान वर्धन के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। तो आप यानी इस चीज को हल्के में न लें। जो भी यहाँ पर अध्यापन जो टीचर करवा रहे हैं वो बहुत ही मेहनत करके आपको अध्यापन करवा रहे हैं, तो आप भी साथ में मेहनत करें। तो जॉन मार्शल है, इसने प्रशासनिक कारणों को सिंधु सभ्यता के पतन का जिम्मेदार बताया। फिर हम बात करें जॉन मार्शल, इसके अलावा एक व्यक्ति और इसके साथ मिला जिसका नाम है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके के बारे में भी हमने सिंधु सभ्यता में खूब पढ़ा। जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी उसकी खोज अर्नेस्ट मेके ने ही की थी। अर्नेस्ट मेके और जॉन मार्शल दोनों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ। किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। यानी आपकी जो सिंधु नदी थी उसमें बाढ़ आ गई, और अगर आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखोगे तो उसमें आपको ये कारण सिंधु सभ्यता के पतन का जिम्मेदार मिलेगा। आगे हम बात करें तो एक विद्वान है लेम्ब्रिक नाम का। लेम्ब्रिक का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन था, सिंधु सभ्यता का जो पतन था सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। और ये भी बात लेम्ब्रिक की भी आपको मोहनजोदड़ो फिल्म में मिल जाएगी। तो सिंधु सभ्यता के मार्ग परिवर्तन का जो पतन का कारण है वो लेम्ब्रिक ने बताया। इसके अलावा हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए फेयर सर्विस, वीके थापर, इन दोनों ने, फेयर सर्विस और वीके थापर ने बताया है कि पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण आपकी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। इसके अलावा हमें एक बात और करनी है। दो विद्वान है मोर्टिमर व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड, जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की सिंधु सभ्यता के निर्माताओं में। मोर्टिमर व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसका जो जिम्मेदार था वो आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य लोग। मोर्टिमर व्हीलर ने तो सिंधु सभ्यता के पतन का जो जिम्मेदार है वो इंद्र को बताया है। किसको बताया है? इंद्र को बताया। इंद्र, हमारे यहाँ पर वर्षा के देवता के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। इंद्र ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में युद्ध के देवता थे, और आर्य जो हमारी जाति थी वो एक युद्ध प्रिय जाति थी। तो मोर्टिमर व्हीलर का जो विचार है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो आर्य लोगों ने किया था, और उसने कहा है कि सिंधु सभ्यता के पतन का जो जिम्मेदार है वो कौन है? इंद्र है। और इंद्र यहाँ पर युद्ध के देवता के बारे में उसने इंद्र शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि आपका जो इंद्र है प्रारंभ में युद्ध का देवता था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में दोबारा देख लो। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक कारणों को, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके दोनों ने बाढ़ को कारण माना है। लेम्ब्रिक ने सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन को कारण माना है। फेयर सर्विस और वीके थापर ने पारिस्थितिकी परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का जिम्मेदार बताया है।
और मोर्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने आर्य लोगों को सिंधु सभ्यता के पतन का जिम्मेदार बताया है। और मोर्टिमर व्हीलर ने तो यहां तक कहा है कि सिंधु सभ्यता के पतन का जो जिम्मेदार था वो इंद्र था, और इंद्र यहां पर वर्षा का देवता न होकर युद्ध के देवता के रूप में इसका उल्लेख किया है उसने। और आपका जो आर्य जाति थी वो एक युद्ध प्रिय जाति थी, और हमने सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में पढ़ा कि वो शांति प्रिय लोग थे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो अगला अध्याय है वो वैदिक सभ्यता का शुरू होगा, और उसमें हम जो मोर्टिमर व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड के बारे में जो बात कही है उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि भारत में आर्य लोग कैसे आए, उनका प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा सिंधु सभ्यता टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। इसके अलावा हमारे इस डेफोडिल कोचिंग परिवार से जुड़े रहें ताकि आपको अध्ययन के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो मिले। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।